Hello, uh, good evening, everybody. So, this is my first video on any platform. I'm basically a surgeon and I've put around 15 years of सर्विस। मैं आप लोगों को आज हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि हिंदी से मेरे ख्याल से कि एम्स प्रोटोकॉल है और इंडिया के लिए है, तो जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से पढ़ पाएंगे इसमें, और अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये 22 अप्रैल 2021 का है और ये हमारा एम्स और ICMR का कोविड प्रोटोकॉल जो है बनाया है इन्होंने, जिसका नाम है आप देख सकते हैं नेशनल टास्क फोर्स है। एम्स और ICMR कोविड-19 टास्क फोर्स है, इसको जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप भी करते हैं। ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंडर में है। सो अब इसके अंदर बेसिकली हमको ये देखना है, ये कोविड-19 पेशेंट है, तो अब इस हमारा जो अप्रोच रहेगा वो पेशेंट को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं हम। ये तो माइल्ड डिजीज़ है या मॉडरेट डिजीज़ है या फिर सीवियर डिजीज़ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम डिज़ीज़ को क्लासिफाई कैसे करेंगे, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि या फिर सीवियर है। तो अगर माइल्ड हम बोलते हैं डिज़ीज़ को, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिम्टम्स क्या हैं, मतलब क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं हमारे, उसके बेसिस पे हम किसी चीज़ को माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर बोल सकते हैं। माइल्ड का मतलब ये होता है कि सबसे कम हुआ, मॉडरेट मतलब बीच वाला, और सीवियर मतलब बहुत हालत ख़राब है पेशेंट की। तो माइल्ड डिजीज़ में चलते हैं सबसे पहले। अब अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं, ठीक है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब ये गले वले में लग रहा है आपको, है ना, खिंचाव सा लग रहा है, जुकाम खांसी हो रही है, खांसी बलगम वाली नहीं, खांसी सूखी खांसी जैसी लग रही है ना, थोड़ा इरिटेशन थ्रोट, तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुए। एंड फीवर भी है पेशेंट को, मतलब ये भी हो सकता है प्लस फीवर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसको सांस नहीं आ रहा है, या फिर हाइपोक्सिया क्या होता है हम बात करेंगे। सांस नहीं आ रहा है मतलब सांस जो है, बेसिकली पेशेंट बोल रहा है मेरे को सांस नहीं आ रहा है, मेरे को सांस फूल रही है, तो ये सिम्टम है, ठीक है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब सैचुरेशन कम हो गया। हाइपोक्सिया मतलब हाइपोक्सिया मतलब हाई मतलब जैसे हाइपो और ऑक्सिया, तो हाइपो मतलब कम हो जाना और ऑक्सिया मतलब बेसिकली ऑक्सीजन, तो कम ऑक्सीजन हो जाना मतलब सैचुरेशन कम हो गया, हाइपोक्सिया, ठीक है। तो ये SpO2 मॉनिटर से ही पता लगेगा। तो आप अगर ये सिम्टम्स अगर है तो आपको जो है हमें ये बोल सकते हैं कि ये सारे माइल्ड डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। सो आई जस्ट रब इट ऑफ अगेन सो दैट आपकी क्लैरिटी के लिए कचरा सब हटा देता हूँ। सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन, क्या क्या है माइल्ड डिजीज़। माइल्ड डिजीज़ इज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। नंबर 2, विथ एंड और फीवर, मतलब फीवर हो सकता है लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होनी चाहिए या हाइपोक्सिया नहीं होनी चाहिए, तो ये है, ठीक है। अब चलते हैं मॉडरेट में क्या आ गया। मॉडरेट बिल्कुल ही एक अलग चीज़ हो गई। मॉडरेट में आपकी रेस्पिरेटरी रेट 24 से ऊपर आ गई, मतलब जब आप सांस लेते हैं जनरली आपकी सांस जो है हम जो नॉर्मल मानते हैं वो 1 मिनट में 20 से कम है, लेकिन अगर ये 24 हो गया, मतलब 1 मिनट में आप पेशेंट को अगर छोड़ दें और अपनी घड़ी देखें 1 से लेकर 60 तक तब हो जाए, और अगर वो 24 से ज़्यादा बार सांस अंदर लेके बाहर, मतलब अंदर ले करके वो बाहर निकाल देता है, तो इसको 1 मानेंगे। तो वैसे अगर 24 बार या उससे ज़्यादा करता है तो ये मॉडरेट डिजीज़ में हम मानते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि चेस्ट के ऊपर इतना जो इन्फेक्शन है कोविड और उसकी जो रिस्पॉन्स है लंग्स का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको ब्रीदिंग जो है उसकी इनफ नहीं हो रही है, जितना ऑक्सीजनेशन होना चाहिए बॉडी में नहीं है, तो या फिर इन्फ्लेमेशन के कारण उसको ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा हो गया है। One of those reasons, when you are breathing faster, basically you're breathing faster to accommodate for the decreased exchange of O2 and CO2 at the membrane, okay, so वो हो गया। फिर ब्रेथलेस मतलब सांस फूल रहा है, ब्रेथलेसनेस सांस नहीं आ रहा है बेसिकली। ब्रेथलेसनेस मतलब सांस नहीं आ रहा है, बिना सांस, है ना।
SpO2 देखो 90 से लेकर 93, तो इसका मतलब ये है कि आप ये मत समझिए कि 93 है तो अब ठीक है, नहीं। अगर आपका 93 भी है ना तो आप मॉडरेट डिजीज़ में आते हैं, आप माइल्ड डिजीज़ में नहीं आते। लोग सोचते हैं 93 है ठीक है, 94 ठीक है। 94 और 93 में बहुत फ़र्क होता है, एक का फ़र्क नहीं है, 1%। इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है लॉग वगैरह का, तो वो परसेंटेज 1% नहीं होता, वो एक्चुअली 10 या 12 ऐसा कुछ होता है। वो एग्जैक्ट मेरे को फिगर मालूम नहीं है, बट इट्स नॉट अ डिफरेंस ऑफ 1% बिटवीन 94 एंड 93। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है उसको ईजीली ना लें, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब मैं इसको ज़रा रब करता हूँ, तो फिर से एक बार मॉडरेट डिजीज़ को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। मॉडरेट डिजीज़ क्या है? मॉडरेट डिजीज़ है जो आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 या फिर 24 से ज़्यादा है, या पेशेंट ब्रेथलेस हो गया है, या फिर उसका SpO2 90 और 93 के बीच में है। मतलब अगर 90 है तो वो मॉडरेट में है, लेकिन अगर 89 है तो किस में चला गया? यहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ 24 के अगर ऊपर चला गया है और 30 के बीच में है, ठीक है, तो वो क्या है? यहीं पे है। लेकिन अगर 30 से ऊपर मतलब 31 हो गया तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ब्रेथलेसनेस तो होती ही है इसको। अब इसमें ये देखें एनी वन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मतलब इनमें से कुछ भी है, या फिर रेस्पिरेटरी रेट जो है इसकी 30 से ज़्यादा है और ब्रेथलेसनेस हो रही है। ब्रेथलेसनेस तो होएगी इसको, इन दोनों में, मतलब वो तो सांस फूल रहा है जब, है ना। अब सैचुरेशन कम हो गया या रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर हो गया, इसको हम मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ मान लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोग नापते नहीं है ये चीज़, ये नापना चाहिए अपने को, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। अब हम चलते हैं बेसिकली ट्रीटमेंट पार्ट, जो कि आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट का रहेगा कि ट्रीटमेंट क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले माइल्ड डिजीज़ में चलते हैं। माइल्ड डिजीज़ मतलब पेशेंट ठीक है हमारा, मोर और लेस ठीक होगा। इसके अंदर हमको होम आइसोलेशन देना है, सबसे पहले तो ये है, ठीक है। मॉडरेट डिजीज़ में एडमिट इन वार्ड करना होता है, और ये जो सीवियर डिजीज़ है एडमिट इन ICU। बेसिकली तीनों में डिफरेंस आ गया, घर पे, वार्ड में और ICU में। मस्ट डू, यहाँ पे मस्ट डू मतलब ये आपको करना है। क्यों करना है? ताकि आप इस फेज़ में ना चले जाएं। मस्ट डू में क्या? फिजिकल डिस्टेंस, क्यों? दूसरों को ना लगे। इंडोर मास्क, क्यों? इंडोर मास्क, इंडोर मतलब फैमिली में दूसरों को ना फैले। हैंड हाइजीन क्यों करिए? बेसिक आपको पता है, इन सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, मतलब क्या है? खांसी हो रही है तो आप जो है कफ सिरप ले लें, ठीक है। बुखार हो रहा है तो आपको एंटीपायरेटिक मतलब बुखार के पैरासीटामोल ले लिया, थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन ले लिया। टाइम पास ट्रीटमेंट, मतलब उतना कुछ खास नहीं, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी फ़िलहाल आपकी बॉडी शायद इसको कोप अप कर जाएगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी है जो नॉर्मल आप फ्लू वगैरह में ले लेते हैं। अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टे इन कॉन्टैक्ट विद ट्रीटिंग फिजिशियन। क्यों? क्योंकि आप अपने आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई छोटी मोटी ऐसे सिम्टम होगा जो डॉक्टर ध्यान दे सकता है, लेकिन शायद आप नहीं दे सकते हैं। तो आप उस किसी भी, आपका फैमिली मेम्बर हो, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई है, मतलब डॉक्टरों को क्या पैसे नहीं देना चाहते हैं लोग, तो वो आप किसी फैमिली मेम्बर को कॉल कर लीजिए। मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, एवरीबडी इज़ कॉलिंग मी, तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम ऑल फॉर फ्री ऑब्वियसली। So my point is that if you are treating yourself and home isolation is there, so you have been recommended home isolation, मतलब आपको किसी ने बोला है कि आप होम आइसोलेशन में जाएं, और तब आपको फिजिशियन के कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। अब क्या क्या आपको मॉनिटर करना है, ये तो आपको क्या करना है वो। अब मॉनिटर क्या करना है, ये मॉनिटर आपको देखना है टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये दोनों चीज़ें। टेम्परेचर कैसे नापते हैं आपको पता ही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन वाली मशीन है वो लगाइए, वो जो मीटर वाली साइड होती है वो नाखून की साइड होगी, ठीक है, लगाइए, और उसको थोड़ी देर आराम से लेट जाइए, यानी भागम भाग, हिला डुली। फिर आप डॉक्टर को फ़ोन करके बोले कभी 80 आ रहा है कभी 90 आ रहा है, शांति से बैठेंगे एक जगह, तो जितना आ रहा है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है बट नॉट टू मच, ठीक है। सो आप वो SpO2 को एक आप फिगर माने, ये नहीं कि आप कभी हिल डुल के ले रहे हैं ना। तो आप ये सैचुरेशन जो है इसको मॉनिटर करिए। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आएगा तो एक हमारे लिए पैरासीटामोल देना है, चाहे आगे क्या करना है देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है तो इट्स अ साइन ऑफ अ सीवियर डिजीज़। ऑल्दो वी हैव नॉट टेकन टेम्परेचर इन दीज
moderate disease definition and severe disease definition, but I'll tell you later what is the problem. Okay, saturation is of course there over here as you can see. तो अगर saturation आपका dip हो रहा है यहाँ पे तो आप moderate या severe disease में जा सकते हैं. So आपको फिर ये monitor करना है obviously, है ना. तो although it's like not written over here, but obviously you'll have to monitor your respiratory rate. It follows from here that अगर आपका respiratory rate 24 से ज़्यादा किसी मोमेंट पे हो रहा है माइल्ड में तो आप इसी में आएंगे तो obviously वो आप मॉनिटर करेंगे. ठीक है. अब आपको इमीडिएटली डॉक्टर को मतलब दोबारा कॉल करके बोलना है कि ये चीज़ है कब कैसे आपको सांस में तकलीफ हो. आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है यहाँ पे. तो ऑब्वियसली जब ये माइल्ड डिजीज़ में विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोल रहे हैं तो आप ऑब्वियसली मतलब हाइपोक्सिया का डेफिनेशन क्या है, मतलब आपका 93 से ऊपर है, मतलब 94 इज़ नॉट हाइपोक्सिया. ठीक है, मतलब यहाँ पे 93 है तो इट इज़ हाइपोक्सिया. अच्छा, यहाँ पे देखिए आपने ये जो चीज़ की है कि आप जो है हाई ग्रेड फीवर या सीवियर कफ हो रहा है तो आप इसको मतलब फीवर मैंने बताया था ना आपने नापना क्यों है. तो अगर देखिए आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, शुरू से 5 दिन तक आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5वें दिन से ज़्यादा आगे फीवर है ना तो आपको चिंता की बात है, या कफ आ रहा है आपको. क्यों? देखिए 5 दिन तक जो फीवर है ना वो ये मान रहे हैं हम कि हमारी बॉडी नॉर्मल अपना जो एक बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है वो है, लेकिन 5 डेज़ के बाद जो रिएक्शन है उसको हम पैथोलॉजिकल रिएक्शन मतलब हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट है. आपने सुना होगा साइटोकाइन स्टॉर्म. तो वो साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो फाइटिंग मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे हम बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं. नॉर्मल इट्स जस्ट लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट कॉजेज फीवर एंड ऑल. सो हमारा वो आउट ऑफ द जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो अगर उससे बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसी को नुकसान पहुंचाता है, पर्टिकुलरली चेस्ट. ओके, ये जो क्लॉटिंग का जो आपने सुना होगा, ये क्लॉटिंग वगैरह जो है पर्टिकुलरली चेस्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कोविड निमोनिया बोलते हैं. सो एनीवेज, सो ये है. और ये देखिए हाई रिस्क फीचर्स जिन लोगों को है, ये जो लोग हैं इन लोगों के ऊपर हमारा थ्रेशोल्ड बहुत कम होना चाहिए. थ्रेशोल्ड कम होना मतलब इसको आपको कोई भी चीज़ चिंता लगे इधर चले जाए, टाइम वेस्ट ना करें. ठीक है. अब देखिए लो थ्रेशोल्ड जो हाई रिस्क फीचर्स हैं ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ. हाई रिस्क, ये हाई रिस्क क्या है, 60 साल के ऊपर, उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, यस बीपी है, या फिर उनको पहले से कोरोनरी आर्टरीज मतलब एमआई वगैरह हुआ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ सीएडी मतलब एक में आप क्लब कर सकते हैं. कोरोनरी आर्टरीज मतलब पहले से ही कोई अटैक हो गया या ब्लॉकेज है. शुगर है उनको, या कोई और मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब ऐसा होता है पेशेंट को अस्थमा होता है. ठीक है, या फिर आप समझ लें क्रॉनिक लंग डिजीज़ में आ गया अस्थमा, और या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में HIV आ गया, और बाकी और कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसीज होती हैं, या फिर कोई भी ऐसी पेशेंट क्रॉनिकली स्टीरॉयड पे है ना, वो सब. किडनी डिजीज़ है या लिवर डिजीज़ है क्रॉनिक, मतलब हेपेटाइटिस है, या फिर CKD के पेशेंट है, या पहले उसको स्ट्रोक वगैरह लकवा मारा हुआ है, या मोटा पेशेंट है. मोटे पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क है. ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स हैं. ठीक है. तो अब तो खैर और भी थोड़ा मतलब यंग में भी ये पुराने वाले स्ट्रेन का अभी भी ये चेंज हो रही है. अब ये एम्स का प्रोटोकॉल है, लेकिन फिर भी इसमें आप ये देख लीजिए कि आजकल यंग लोगों में भी हो रहा है. तो आप ये मत समझिए कि जो इन्होंने बोल दिया वो उसके अलावा और कुछ नहीं है. ये भी बेचारे कर रहे हैं, जो भी स्टडीज़ आ रही है उसके हिसाब से नए बनाते जाते हैं. तो आपको फिर भी ये नहीं समझना है कि ये रिस्क वाले हैं बाकी सब तो सेफ़ है ना. यू हैव टू सी. आजकल बच्चों को भी हो रहा है, प्रेगनेंसी भी आजकल बहुत हाई रिस्क डिजीज़ में जा रहा है. मतलब हाई रिस्क फैक्टर नहीं है वो, लेकिन आजकल UK से जैसे स्टडीज़ आ रही है उसमें बोल रहे हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें ज़्यादा फ्लैड अप डिजीज़ हो रही है. तो वी आर रियली लर्निंग अबाउट दिस डिजीज़. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एम्स पीपल आर डूइंग देयर बेस्ट टू डू वट एवर दे कैन, बट nonetheless we have to be sure that we do not ignore other things. like आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ यही रिस्क फैक्टर्स हैं, सो समटाइम्स इट कैन बी यू कैन बी रॉन्ग. ओके, सो अभी आगे चलते हैं. अब ये जो मे डू है, मतलब आपको ये मस्ट डू है, मैंने जो दिखाया था ये मस्ट डू था. मतलब क्या क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग ये वो. ठीक है. और अच्छा अब मैं ये बताता हूँ, ये जो है ना आप अगर गूगल करेंगे ना एम्स ये वो,
आपको इसको मैं लगा भी दूंगा अटैचमेंट में, आप डाउनलोड कर लें ताकि आपको ईजी रहे। तो ये मस्ट डू है, ये मे डू है, ठीक है। आप ये पूरा ये डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप पढ़ सकते हैं इसको बाद में, ये फ्री है बिल्कुल, आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थेरापीज बेस्ड ऑन लो सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस, मतलब ये जो है ये सब तो मतलब इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि जो ज़्यादा मतलब आपको पैसे वैसे का कुछ है, लेकिन ये थेरापीज़ हैं, मतलब आपको वैसे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपने सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। अब ये लो एविडेंस क्यों पता है लो सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस क्यों बोला है, क्योंकि इनको पता है कि आज ये बोल रहे हैं खाने के लिए, सबने क्लोरोक्विन भी बहुत खिलाई इन्होंने, आज की डेट में क्लोरोक्विन कोई नहीं खिला रहा है, ठीक है। वैसे इन्होंने लिखा हुआ है, अभी भी कुछ लोग मान रहे हैं, तो एम्स ने लिखा हुआ है तो खा सकते हैं, लेकिन अब ये वाली चीज़ आगे जोर पकड़ लिया इन्होंने, तो इसको लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं दे सकते हैं आइवरमेक्टिन। बाकी जो है आप जो है ये 200 माइक्रोग्राम्स पर केजी है, आप इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। एडल्ट्स को जो है ये बच्चों में वेट कैलकुलेट करने के लिए 200 माइक्रोग्राम्स पर केजी है, मतलब 5 केजी के बच्चे को एक मिलीग्राम दे सकते हैं, ठीक है। सो वैसे एक एडल्ट में जो कि मैं ये समझता हूँ 60 किलो का होगा लगभग 12 ग्राम, ठीक है। सो 12 mg बीडी, मतलब एक सुबह एक शाम दीजिए 3 दिन के लिए, बस हो गया बात ख़त्म। दूसरी चीज़ जो है ये चीज़, ये ब्यूडेसोनाइड बोल के एक आपका MDI आता है। MDI बोले तो मीटर डोज इनहेलर, वो जो अस्थमा वाले पेशेंट्स लेते हैं, या फिर ये ड्राई पाउडर आता है। ड्राई पाउडर कैसा रहता है, कैप्सूल के अंदर होता है, रेस्प्यूल्स बोलते हैं उसको, वो ब्यूडेसोनाइड रहता है उसमें, उसको आप कैप्सूल को एक इंस्ट्रूमेंट सा रहता है उसके अंदर डालते हैं, उसको क्रश करता है एक दबाने से, और वो जब आप अंदर सांस लेते हैं तो पाउडर अंदर चला जाता है, ठीक है। अब वो पाउडर अंदर और भी मतलब जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो देखा होगा आपने पाउडर कैसे अंदर लेते हैं, तो एक तरह का वही मैकेनिज़्म है इसका ब्यूडेसोनाइड का भी। वो बेसिकली एक तरीका है जिसके अंदर आप अच्छी तरह उसको जब आप सांस लेते हैं तो इट गोज़ डायरेक्टली इनसाइड द चेस्ट, ओके। सो ये है। तो अब इसका क्या है, इसका आपको कैसे लेना है ये देखिए, 800 माइक्रोग्राम्स BD, 800 mcg इज़ नॉट mg, इज mcg। सो ये बेसिकली 800 सुबह 800 शाम लेना है आपको, 2 बार लेना है दिन में, और 5 दिन तक लेना है। ये कब लेना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, अगर फीवर और कफ जो है परसिस्टेंट बियॉन्ड 5 days ऑफ डिजीज़ ऑनसेट लेना है, मतलब ये शुरू में मत लीजिए आप, ठीक है। ये कब लीजिए, 5 दिन के बाद, ठीक है। फीवर बहुत हाई नहीं है और कफ बहुत ज़्यादा नहीं है, तब आप लीजिए, ठीक है। अब इन सब चीज़ों में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि वो दवाई ले रहे हैं तो इसमें नहीं आ सकते। कभी भी आपकी रेस्पिरेटरी रेट 24 हुई तो आप इधर आ गए, ब्रेथलेस सांस फूल रहा है तो आप इधर आ गए, सैचुरेशन डिप हो गया तो आप इधर आ गए, बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ रहा है तो भी आप इधर आ गए, 5वें दिन के बाद स्पेशली, हाँ, तो आप इसमें हैं। फिर आपका वो सब देखेंगे, CRP वगैरह देखेंगे, वो सब करेंगे। तो ये आपका होम आइसोलेशन वाला पार्ट आ गया, जिसके अंदर आप अपने घर पे अपना इलाज कर सकते हैं। अब लोग बहुत कुछ दे रहे हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं, फिर साथ में एंटीबायोटिक दे रहे हैं, फिर जिंकोविर दे रहे हैं, फिर विटामिन D दे रहे हैं, तो ठीक है आप खा लीजिए, वो सब कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं वो सब। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन टेकिंग एनी ऑफ दोज मेडिसिन्स विच यू फील दैट इट माइट हेल्प, बिकॉज एज ऑफ नाउ we are still learning about the disease, and whatever we have learned till now, it's like most of the most of the drugs have come as very low evidence, and that's why you see no drugs in this part, okay. There are only 2 drugs which have been found conclusively useful. मतलब मैं उनको डिस्कस करूँगा बीच में। अब देखिए ये वार्ड में पेशेंट जाता है ना, अब ये सारा डॉक्टर या नर्स आपको हेल्थ केयर वर्कर्स करेंगे, आपको ऑक्सीजन सपोर्ट देना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी या इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपी है, एंटी कोगुलेशन है, मॉनिटरिंग करनी है, तो ये मैं आपको बता दूंगा, और ICU में भी क्या है ये मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं ये आपसे डील करना चाह रहा था, ये दवाई जो है रेमडेसिविर, इसकी बहुत शोर मच रही है। EUA का मतलब क्या होता है कि आपकी जो है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, आई थिंक वही फुल फॉर्म है उसका। तो इसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसको एक्चुअली WHO ने बोल दिया इसका कोई यूज़ नहीं है, और इसके अंदर ये क्या है, जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ होती है ना, और उन्हीं पेशेंट में मे बी कंसिडर्ड टू बी गिवन, नहीं मे बी कंसिडर्ड। अब इसमें कोई लिवर या किडनी का फंक्शन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और
10 दिन के अंदर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स से सिर्फ उन्हीं में काम करेगा। इसका रीज़न क्या है? बोलते हैं ये वायरस का रेप्लिकेशन कम करता है, और ये मानते हैं कि 10 दिन में जनरली सारे वायरस मर जाते हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है। और ये जो है 200 मिलीग्राम्स IV ऑन डे फर्स्ट है, उसके बाद 100 मिलीग्राम्स IV OD, मतलब ये आप पहली बार 2 दे देंगे, मतलब एक सुबह एक शाम दे देंगे, फिर अगले दिन से एक बार देते हैं 4 दिन तक, तो टोटल 600 ग्राम लगती है ये, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं लगी है, जिन लोगों को पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं है, उनको नहीं देनी है, नॉट टू बी यूज्ड, ठीक है। तो और ये जो है टोक्लिजुमैब, और ये तो आप छोड़ ही दीजिए, ये तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका शोर मचा हुआ था तो मैंने सोचा ये एड्रेस करूँगा। तो इसमें आपको तभी लेना है जब आपका मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ है, जिसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लग रहा है, और बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, और 10 दिन के अंदर है, ठीक है। अब चलते हैं मॉडरेट डिजीज़। मॉडरेट डिजीज़ में क्या है अपने को? मॉडरेट डिजीज़ में सबसे पहले तो आपका सैचुरेशन कम है, तो आप सैचुरेशन बढ़ाइए। टारगेट SpO2 कितना होना चाहिए? 92 to 96, मतलब 94 है तो बढ़िया है, 92 है तो भी बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट जो COPD वाले हैं, जिनको मतलब बीड़ी वगैरह पीते हैं ज़्यादातर जो लोग होते हैं, उनका क्या होता है, उनको 88 to 92। इसका कारण क्या है कि जो वो पेशेंट होते हैं ना जिनका COPD रहता है, उनकी जो रेस्पिरेटरी ड्राइव होती है, मतलब जब आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर जो ब्रेन में जो एक उसको बोलेंगे स्टिमुलस होता है, वो स्टिमुलस जो होता है आपका CO2 की वजह से होता है। ये अपना COPD वाले पेशेंट में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो वो सांस ही ना ले। तो अगर आप उसको ओवरलोड कर देंगे ऑक्सीजन से, तो वो बंदा सांस ही उसका कम आएगा सांस, क्योंकि उसका जो स्टिमुलस है वो क्रॉनिक CO2 होने की वजह से उसको उसका जो स्टिमुलस है वो CO2 की वजह से होता है। अब तो चेंज होगी उसकी फिजियोलॉजी, उसके ब्रेन ने चेंज कर लिया, तो लेट्स नॉट गिव हिम मोर ऑक्सीजन, वो फिर इट इज़ डेट्रीमेंटल टू दैट पेशेंट, ठीक है। अब क्या है, नॉन रीब्रीदिंग फेस मास्क क्या होता है? आपने देखा होगा कि ये जो फेस मास्क रहता है, ठीक है, इसके नीचे ये एक छोटा बैग रहता है, कहीं प्लास्टिक सा बैग रहता है, ये है ना। तो ये जो नीचे बैग रहता है ना, सांस लेने के साथ अंदर चला जाता है, फिर सांस बाहर निकलता है, फूल जाता है, तो ये रीब्रीदिंग बोलते हैं इसके अंदर, इसमें जाता है वापस आता है, इसको रीब्रीदिंग मास्क है। तो ये रीब्रीदिंग, नॉन रीब्रीदिंग मतलब ये वाला, ये यूज़ नहीं करना है पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है। सो नॉन रीब्रीदिंग फेस मास्क। अच्छा, ये अवेक प्रोनिंग क्या है? अवेक प्रोनिंग का भी मैं आपको अटैचमेंट दे दूंगा, ये ज़रूरी होता है। इसके अंदर एवरी 2 आवर्स आपको सीक्वेंशियल पोजिशनल चेंजेस करने चाहिए, उसकी वजह से आपको एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। अब आया इम्पॉर्टेंट बात, जिसमें हम आपको बता रहे थे जो 2 ड्रग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो सिर्फ 2 ड्रग्स हैं जो अभी प्रूवन बेनिफिट बोलते हैं, जिसको देना ही देना है इस मॉडरेट डिजीज़ में। देयर इज़ नो एस्केपिंग दीज 2 ड्रग्स। हेयर क्या है? मेडू में आता है एवरमेक्टिन, दे सकते हो, लेकिन ये क्या है, आपको देना ही देना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कोगुलेशन, दीज 2 थिंग्स यू हैव टू गिव। सो मिथाइलप्रेडनिसोलोन है, वेरी चीप ड्रग, 40 mg का लगभग 40-50 रुपये है। कहीं ब्लैक शायद हो रहा हो तो आप जो है किसी और से ख़रीदें, मोस्टली ये सही रेट पे मिल जाना चाहिए। बहुत इंडिया में तो सब जगह ऐसे ही स्टीरॉयड खिलाते रहते हैं, जो डॉक्टर नहीं होते वो खिलाते रहते हैं। तो एनीवेज, इट्स अ डेंजरस ड्रग इन द सेंस दैट लॉन्ग टर्म लेते हैं तो बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में समटाइम्स इट डज वॉन्डर्स इन सेंस ऑफ, जैसे अभी ये साइटोकाइन स्टॉर्म है, इट रियली टेक्स केयर ऑफ द इन्फ्लेमेशन, इट इज़ टिपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी, वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो आप इसको लगभग 40 mg to 60 mg दे सकते हैं, ठीक है, पर डोज। पर डोज आप दीजिए 40, अगर 80 किलो का कोई है तो आप उसको लगभग 40 mg सुबह, 40 mg शाम दे सकते हैं, ठीक है। और या फिर डेक्सामेथासोन का डोसेज अलग होता है, बट मिथाइलप्रेडनिसोलोन आप प्रेफर करिए, और आप 5 से 10 दिन तक इसको दीजिए। मोस्टली पेशेंट इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। कवर हो जाएंगे मतलब उनका साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो सप्रेस हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर पेशेंट ठीक चल रहा है तो आप ओरल दे सकते हैं स्टीरॉइड्स, मतलब आप शुरू में पेशेंट ठीक है तो आप ओरल देंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट डेटरेट हो रहा है तो IV में जा सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको वो मत समझिए कि सैक्रोसैंक्ट है कि इंजेक्शन ही देना है, नहीं,
अगर आपको लग रहा है कि वहाँ बेड वेड नहीं मिल रहे हैं और ये है और SpO2 कम हो रहा है और डॉक्टर से बात करें, आप टैबलेट चालू करिए, क्या पता आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आप इंजेक्टेबल लें। अब देखिए कई बार कई जगह पे सारी फैसिलिटी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को इंजेक्शन मिले अगर सीरियस है तो, बट इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट टू बैड एंड अगर आपको नहीं मिल पा रहा है बेड और सब मारा मारी है, तो मेड्रोल बोल के टैबलेट है, तो आप मेड्रोल टैबलेट लीजिए, उसको आप इस हिसाब से लीजिए कि आपको लगभग ये रेंज में पहुंच जाए जो यहाँ पे लिखी हुई है, सो इट शुड हेल्प। ठीक है। और अब एंटी कोगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कोविड में प्रो कोगुलेंट स्टेट हो जाती है। प्रो कोगुलेंट मतलब कोगुलेशन बहुत, मतलब कुछ लोगों में कोगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होता हुआ पाया गया, और जिसकी वजह से क्या लंग्स के जो वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, दैट इज़ द रीज़न, जो सैचुरेशन वगैरह कम हो जाता है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने ये देखा है कि ये वाली ड्रग हेपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन है, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन दे सकते हैं, या फिर LMWH दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। ज़्यादा अच्छा जो है हमारे लिए प्रैक्टिकल LMWH रहता है आजकल। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली 40 mg दे दीजिए। और सबक्यूटेनियस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबक्यूटेनियस वर्ड याद रखिए। सबक्यूटेनियस वर्ड कैसा है, आपने देखा होगा, सबक्यूटेनियस मतलब मसल में नहीं देना है इसको आपको वेन्स के अंदर नहीं देना है, इसको आपको देना है स्किन के अंदर। स्किन और मसल्स के बीच में सबक्यूटेनियस, मतलब क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, स्किन, और सबक्यूटेनियस मतलब सब का मतलब क्यूटेनियस के मतलब सब का मतलब उसके नीचे, सब मतलब सबमेरीन मतलब पानी के नीचे, सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे, तो आप दीजिए इसको। अच्छा, देयर शुड बी नो कॉन्ट्राइंडिकेशन और हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। मतलब हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कुछ लोगों में होता है, वो कोएगुलोपैथीज होती हैं, हेमोफीलिया, ये वो बहुत सारी है। तो मेरे सजेशन में कि आप मेरी बात पे ये ना करें, और इसको जो है आप देख ले, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर ले, और तभी वो एंटी कोगुलेशन ले, लेकिन ले ज़रूर अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो, है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब आपको कोई चीज़ करने के लिए जो है, जब भी कोई दवाई देते हैं तो उस दवाई देने के लिए कोई ऐसा आपको खतरा तो नहीं, वो दवाई देने से नुकसान हो जाए, तो ऐसा कोई भी जो सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर वो कोई दवाई दें और उससे हमें नुकसान हो जाए, तो उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। ठीक है। मतलब जैसे किसी चीज़ का इंडिकेशन होता है, इंडिकेशन मतलब क्या, स्टीरॉयड देने का इंडिकेशन है कोविड मॉडरेट डिजीज़, वैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन स्टीरॉयड देने का क्या रहता है, किसी का ऐसा रहता है कंडीशन, इतना बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह सेप्सिस में रहता है, अगर हम उसको इतना स्टीरॉयड दे दें तो वो पेशेंट ही मर जाएगा। तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है हर एक चीज़ की, तो वो थोड़ा ध्यान देना होता है। तो ये दोनों ड्रग हैं, आप याद रख लिए, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और एंटीकोगुलेंट, दोनों का है 40-40 लगभग है, एक याद करने के हिसाब से। इसका 40 सबक्यूटेनियस देना है, इसका IV देना है, इसका 2 बार देना है। जो आपका ये वाला है एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इसको 1 ही बार देना है। अब आपको मॉनिटर क्या करना है, मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, क्लिनिकल मॉनिटरिंग में क्या करेंगे आप, वर्क ऑफ ब्रीदिंग, मतलब आप जो है आप देखेंगे सांस लेने में कितना एफर्ट लग रहा है, आपका ब्लड प्रेशर, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी मतलब ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। फिर ऑक्सीजन पहले 8 लीटर में मेंटेन कर रहे थे, अब 15 पे कर रहे हैं या अब 4 पे कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए, ये हमें बताता है बेसिक पेशेंट का जो एक रिकवरी का जो डायरेक्शन है वो कौन सा जा रहा है, नीचे जा रहा है पेशेंट या ऊपर जा रहा है, मतलब इन द सेंस रिकवर हो रहा है या ख़राब हो रहा है पेशेंट। अब चेस्ट एक्सरे सीरियल मतलब पैचेस वगैरह दिखते हैं, HR, अच्छा ये CT स्कैन चेस्ट, ये आजकल बहुत फैला हुआ है, लेकिन देखो इन्होंने कितने अच्छी तरह लिखा, ओनली इफ़ देयर इज़ वर्सनिंग। अरे CT स्कैन चेस्ट कराओगे, लेकिन अब करा के करोगे क्या, दवाइयाँ तो यही देनी है आपको, तो अब क्या कराओगे। हाँ, उसके अंदर कुछ आपको ऐसा लग रहा है जिसके अंदर थ्रोम्बस हो गया या कुछ हो गया, मतलब आप CT चेस्ट ऐसे मत कराओ, CT चेस्ट करा के ट्रीटमेंट यही चलना है आपका। तो आप समझो कि मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ज़बरदस्ती CT चेस्ट में पैसे खर्च मत करिए, पेशेंट को ले जाएंगे फिर वहाँ पे खड़े रखेंगे, वो पानी कम जाएगा शरीर में, फिर वो नंबर से उसका लाइन से नंबर आएगा, फिर आप वेट करोगे, फिर उसमें लिखा आएगा कि इतना सारा है, और डिप्रेशन होगा, पेशेंट की कंडीशन वैसे ही ख़राब है, और मतलब आप ये पैसा बचाएं, अगर ज़रूरत है तभी कराएं। अभी उन्होंने क्लियर कट लिखा ओनली इफ़ देयर इज़ वर्सनिंग, मतलब और पेशेंट ख़राब हो रहा है तब आप करा लीजिए, लेकिन कराने के बाद करेंगे क्या, करेंगे तो वही जो ऑलरेडी दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी ये जो सीवियर डिजीज़ में ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे लैब मॉनिटरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मैं समझता हूँ कि ये CT-VT से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है CRP और D डाइमर, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करें। तो CRP जो है मतलब 2 से 3 दिन में रिपीट कराना है आपको, बस कोई डाउट नहीं है।
CRP मतलब कैसा है, CRP अलग अलग कई बार वैल्यूज़ होती हैं, कई जगह 5 तक होता है, कई जगह ये डी डाइमर 200 तक होता है किसी में नॉर्मल, और ये तो आप CBC KFT LFT जो है ये 1 से 2 दिन में कराएं। मतलब ये क्यों करा रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई ऑर्गन तो शट डाउन नहीं हो रहा है। किडनी फंक्शन, KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट, तो ये आप लोग जो है 1 से 2 दिन में कराने पड़ते हैं इसको। IL-6 लेवल्स जो है ये थोड़ा महंगा टेस्ट है, टू बी डन अगेन इफ़ डिटेरियोरेटिंग, मतलब पेशेंट का जो है अगर ख़राब ही हो रहा है तो आप IL-6 करोगे, CT स्कैन करोगे तो आपको पता लगता है ये सब, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे CRP आप करते हो, डी डाइमर करते हो, ठीक है, ये 2 से 3 दिन में करते हो। बाकी CBC KFT LFT आप 1 दिन में करते हो या 2 दिन में। तो ये आपको इट विल गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट इज़ द डायरेक्शन द पेशेंट इज़ मूविंग ऑन। सो अगेन मैं ये बोलूँगा, मॉडरेट डिजीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका टारगेट SpO2 92 to 96 रखिए, और पेशेंट जो COPD के उसमें थोड़ा कम होता है। अब बाकी जो है नॉन ब्रीदिंग मास्क है, और जो अवेक प्रोनिंग पोजीशन है ये करिए, इससे बहुत एडवांटेज होता है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी मिथाइलप्रेडनिसोलोन देना है 40 मिलीग्राम्स IV देना है ये, और सुबह और शाम देना है, लेकिन ओरल में भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ओरल की। और अगर पेशेंट स्टेबल है या इम्प्रूव हो रहा है तो ओरल में स्विच करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है कन्वेंशनल डोज जो है इसका जो एंटीकोगुलेशन का वो ये है, UFH का वो 500 लगभग होता है, 5000 यूनिट। अब इसको LMWH को 40 लगभग दे देते हैं, ठीक है, 40 SC ये सबक्यूटेनियस देना है, ठीक है। और जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है जनरली IV देते हैं, और ये SC वाला कन्वीनियंट है, उसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। आई फाइंड दिस इज़ बेटर, ठीक है। सो अगेन यू शुड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन एज एक्सप्लेन। फिर मॉनिटरिंग करिए, CRP, डी डाइमर, ये सब। अब आते हैं सबसे बड़े वाले पे, जो मतलब सबसे सिवियर डिजीज़ है। इसके सबसे पहले तो एक ICU में एडमिशन करना है। अब इसमें क्या है, यहाँ तक आपको 90 से 93 के बीच में है, ये आपका 90 से कम आ गया रूम एयर, तो ये सिवियर डिजीज़ आ गया। आपको आश्चर्य होगा, लॉट ऑफ पीपल आर इन सिवियर डिजीज, दे डोंट रियलाइज इट, बिकॉज 90 आ रहा है, दे थिंक दैट इट्स ओके। नहीं भाई, 90 से कम है ना तो वो सिवियर डिजीज़ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, ओके। या सो अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक रिश्तेदार थी, उनका नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, उनको थोड़ा बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने के इमीडिएटली बाद जो हमने स्टीरॉयड चालू कर दिया था ऑलरेडी, मैंने ओरल स्टीरॉयड, तो ओरल स्टीरॉयड यहाँ पे चालू कर दिया था, और ये मैंने चालू कर दिया था उनको क्या बोलते हैं, मिथाइलप्रेडनिसोलोन ओरल स्टीरॉयड हो गया, और ये LMWH। लेकिन उनकी सैचुरेशन जब डिप हुई, तब तक सैचुरेशन ठीक चल रहा था। जिस दिन उनकी सैचुरेशन डिप हो गई है तो मैंने उनको फिर एडमिट कर दिया वार्ड में, और IV मिथाइलप्रेडनिसोलोन चालू कर दिया, ठीक है। वो 1 दिन में इम्प्रूव हो गई, ऊपर वाले की मेहरबानी है भाई, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार क्यों मैंने किया, उनका CRP बढ़ा हुआ आया था, CRP मैंने पहले देख लिया था, CRP बढ़ा हुआ आया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैनेज हो जाएगा घर पे। लेकिन जब उनको सैचुरेशन डिप हुआ तो एडमिट इन वार्ड इंडिकेशन, मैंने उनको वार्ड में भेज दिया। जैसे 93 बोला, मैंने कहा नहीं वार्ड में लगेगा, वार्ड में कर दीजिए, है ना। तो अब चलते हैं ICU के जो पेशेंट हैं। अब ICU बहुत कम है हमारे पास, बहुत दिक्कत हो रही है, और जिन लोगों को नहीं मिल पाया ICU या वार्ड, उन लोगों के लिए मुझे बहुत दुख होता है। अब क्या है कि ऐसी कंडीशन में क्या है, दुख के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर के, और डिसीज रिसोर्सेज जब हमारे पास कम होते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए होता है कि आप किस में यूज़ करें और कब तक यूज़ करें, और कैसे ही, जैसे ही मतलब हम उसको ICU से बाहर निकाल सकते हैं तो वी शुड टेक आउट, है ना। ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट को रिस्क में डाल के आप निकाल रहे हैं। आप मैंने बस ये बोला है कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि आपको कब करना है, कितना करना है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और आपको मैक्सिमम लोगों को यूटिलाइज करवाना है। सो आई वुड रियली थिंक दैट whenever we want to do something like that, we have to be very very clear in our heads, because we should not cause loss to any patient. At the same time, we should not overtreat a patient and undertreat the person who is waiting for an ICU bed. तो अब ये है कि अगर आपके पेशेंट को ICU की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती ना रखें उसको बोले कि भाई ठीक है, अब आपका सब इम्प्रूव हो रहा है, आप वार्ड में चले जाएं, let somebody else live, बिकॉज अभी वैसी कंडीशन है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब देखिए रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना। अब एडमिट इन ICU करिए, एडमिट इन ICU करके 4-5 पॉइंट है, मैं फटाफट इसको कवर कर दूंगा।
रेस्पिरेटरी सपोर्ट में क्या करना है, कंसिडर यूज़ ऑफ NIV। NIV क्या है, आपने वेंटिलेटर सुना होगा ना, तो NIV इज़ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, मतलब आप ट्यूब अंदर नहीं डालते हैं, लेकिन वेंटिलेटर तब भी चल रहा होता है। नॉन इन्वेसिव मतलब आप अंदर नहीं घुसे। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ मतलब गले, मतलब ट्यूब जो होती है हमारा ईसो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया से ऊपर हमारा जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है, तो हमारा नाक से या मुंह से हम ट्यूब डालते हैं, वो ट्रैकिया तक डाल देते हैं, दैट इज़ इन्वेसिव वेंटिलेशन। तो NIV इज़ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, मतलब ऊपर से एक मास्क जैसा लग जाता है, वो बिल्कुल टाइट फिटिंग मास्क होता है, और उससे फिर सांस का प्रेशर बनता है और वो हम देते हैं, तो दैट्स अ गुड इनफ थिंग, मतलब वी डोंट नीड प्रॉपर वेंटिलेशन, इट्स NIV इज़ गुड इनफ थिंग, ठीक है। तो मोस्टली काम हो जाता है उसमें। तो अब इसका जो है किस टाइप का हेलमेट और फेस मास्क इंटरफेस, अब ये दो टाइप के होते हैं। हेलमेट वाला तो मैंने देखा नहीं है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन फेस मास्क वाला बहुत सारा मतलब सब जगह वही होता है। तो आप ये जो है फेस मास्क वाला बेसिकली मास्क होता है एक रबड़, उसकी साइड में सिलिकॉन होता है, कई लोग कई जगह पे मास्क के साइड में वो एयर फील्ड पॉकेट्स टाइप की होती हैं, वो स्नगली फिट हो जाती है, अपने नाक और मुंह को एक साथ पैक करती है, और फिर जो है आपके स्ट्रैप्स होते हैं आपके सर के पीछे जाते हैं, ईयर्स के पीछे जा कर के वो एकदम स्नगली एकदम टाइट फिटिंग हो जाता है। उसके बाद आप उसको, जब सांस की जो प्रेशर बढ़ता है तो वो मशीन जो प्रेशर से सांस देती है तो वो लंग्स तक वो अच्छी तरह पहुंच जाता है। तो इसमें क्या है कि आप ये NIV कब यूज़ करेंगे, जिसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, मतलब पेशेंट को पहले 5 लीटर चाहिए, फिर 8 लीटर चाहिए, फिर 10 लीटर चाहिए, फिर 15, फिर 17, फिर मतलब ऊपर चलता जा रहा है। और अब सांस लेने, अब वो तेज़ तेज़ सांस ले रहा है पेशेंट, अब वो सांस इतना तेज़ तेज़ ले रहा है कि वो थक चुका है, अब वो बहुत मतलब थक गया, वो ज़्यादा सांस नहीं ले पा रहा है, वो इतना मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि सांस लेने में क्या थकान होती है क्या, बट आप लगातार 40 बार करोगे ना तो आप थक जाओगे, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। तो उन लोगों में हमको वर्क ऑफ ब्रीदिंग, मतलब उनकी जो सांस लेने की कैपेसिटी समझ लो वो लो हो चुकी है, तो अब वो उनको हम नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों में हमें ये चाहिए। फिर HFNC, अब देखिए HFNC क्या है, हाई फ्लो नेज़ल कैनुला। हाई फ्लो नेज़ल कैनुला क्या होता है कि आप जनरली जो आपके जो ये होते हैं ना 15 लीटर तक आप दे पाते हो, जो नॉर्मल मास्क वगैरह होते हैं ना, हाई फ्लो में आप 50-60 तक दे पाते हो, मतलब इतने प्रेशर से आती है ऑक्सीजन उसमें कि आप 1 मिनट में 60 लीटर ऑक्सीजन आप मास्क के अंदर रिलीज़ करते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि बेसिकली जो आप मास्क पहनते हो ना, उस मास्क में अगर 10 लीटर आ रही है ना पर मिनट, तो आपकी वो 10 लीटर एयर से थोड़ी मिक्स होती है, फिर आप अंदर सांस लेते हो, ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड एयर मिल रही होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है HFNC में आप 60 लीटर जब आती है ना तो बहुत कम एयर मिक्स होती है, आपको प्योर ऑक्सीजन जा रही होती है अंदर। तो इसलिए आपको मतलब HFNC मतलब सीवियर पेशेंट में आप यूज़ करते हो, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि बिल्कुल ही एयर मिक्सचर जाए, आपको चाहते हो कि प्योर ऑक्सीजन जाए, क्योंकि वहीं इंटरफेस में प्रॉब्लम होता है, सांस नहीं जा रही होती है ना। सो अब इंट्यूबेशन, अब देखो जो है, अगर कोई पेशेंट है ना वो मास्क वास्क टॉलरेट नहीं करता है, वो जो टाइट सा मास्क होता है ना मुंह पे, वो टॉलरेट नहीं करता है, या फिर बहुत तेज़ से सांस वांस हाई वर्क ऑफ ब्रीदिंग है उसको, मतलब तेज़ तेज़ ले रहा है वो, अब उसमें क्या है फिर वॉश ऑफ हो जाता है, कुछ उसमें होता है वॉश ऑफ, तो उसको इंट्यूबेशन कर दो भाई, मतलब इंट्यूबेट कर दो, मतलब ट्यूब मतलब ट्रैकिया में डाल दो, एंडोट्रेकियल ट्यूब। फिर ये यूज़ ऑफ कन्वेंशनल ARDS नेट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है, तो इसमें वेंटिलेटरी मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल होता है, मोस्टली आपको एनेस्थेटिस्ट ही करेंगे, इसके बारे में आप कोई मतलब वो आप उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, एज अ लेमैन आप इसको छोड़ दें। ये प्रोटोकॉल्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, इन्होंने ये कन्वेंशनल ARDS नेट प्रोटोकॉल बोला है। तो ARDS का फुल फॉर्म होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब नेट प्रोटोकॉल ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आई एम स्पेकुलेटिंग दैट दिस इज़ प्रॉबली प्रोटोकॉल विच इज़ जो है एनेस्थेटिस्ट्स फॉलो करते हैं फॉर वेंटिलेटरी मैनेजमेंट, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, दिस नो स्पेकुलेशन, इट्स लाइक सेल्फ एविडेंट फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर। अगेन यहाँ पे मिथाइल प्रेडनिसोलोन आपको देना ही देना है, वही यहाँ पे, वहाँ पे आपको 0.5 to 1 देना था, यहाँ पे 1 to 2, मतलब आप सीवियर डिजीज़ में बढ़ा सकते हो। तो मतलब जैसे पेशेंट जो है अगर 80 किलो का है तो टोटल मिला के आप 160 mg तक दे सकते हो, ठीक है,
सो कितना 80 सुबह 80 शाम, हायर डोजिंग. वी शुड नॉट बी शाई ऑफ हायर डोजिंग. ओके, लेकिन 2 डिवाइसेज डोज में देना है, एक बार में नहीं देना है, ठीक है. या फिर इक्विवेलेंट डेक्सामेथासोन फॉर 5 to 10 days. एंटीकोगुलेशन देना है सेम 0.5 mg पर kg SCBD. लेकिन इसके अंदर क्या BD देते हो, उसके अंदर आप OD देते हो पर डे SC. इसमें आपने OD दिया, यहाँ पे आपने BD डोज चालू कर दिया. अगेन कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होना चाहिए. अब सपोर्टिव मेजर क्या है, यूवोलेमिया. यूवोलेमिया मतलब पानी मतलब कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और सेप्सिस या सेप्टिक शॉक. सेप्सिस या सेप्टिक शॉक है, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया तो उसको सेप्सिस बोलते हैं. और अगर उसकी वजह से BP कम हो जाए तो सेप्टिक शॉक बोलते हैं. BP मतलब ये शॉक वैसे BP कम होना होता है, लेकिन पानी से रिस्पॉन्ड कर जाए तो वो सेप्टिक शॉक नहीं है. तो मतलब ऐसा है. तो इसको आप मैनेज करिए जैसे एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है. सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन चल रहा है उसका, तो वो आप वो आप जो भी प्रोटोकॉल है वो आप फॉलो कर लें. अब मॉनिटरिंग में वही सब है. लैब मॉनिटरिंग में आप CRP D डायमर करते हैं 24 to 48 अर्ली, CBC KFT डेली करते हैं इसमें, और IL-6 अगर डेटरेट हो रहा है तो करोगे, लेकिन क्या ही कर लोगे उसके बाद भी. तो इसमें ये है कि इसमें CRP D डायमर रोज़ कर सकते हैं आप, और CBC LFT डेली करोगे. तो बेसिकली सब कुछ डेली करो यार इसमें ना. देख लो क्या करना है, क्या है मतलब इसमें क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स अपने को अच्छा देना है. और HRCT चेस्ट कराओगे, लेकिन क्या कर लोगे फिर से करके. मैं ये कहता हूँ जब पेशेंट इतना सीरियस ऑलरेडी है तो CT चेस्ट करा के करोगे क्या. तो तुमने मैक्सिमम इसके आगे कोई ट्रीटमेंट है कि अगर ये इसमें कुछ आ गया तो क्या कर लोगे. हाँ ठीक है, आप मतलब आपको कुछ और सस्पिशन हो रहा है कि कहीं कुछ ऐसा प्लूरल इफ्यूजन हो गया है और पानी छाती में पानी भर गया तो वो हम निकाल देंगे तो बेनिफिट हो जाएगा, या कुछ और है तो उन सब में फ़ायदा हो सकता है. बट यूजुअली सिर्फ कोविड है और उसमें आप HRCT चेस्ट करा है. पेशेंट ICU पेशेंट को आप CT स्कैन के लिए लेके जा रहे हैं, वापस लेके आ रहे हैं, तो उसमें ट्रांसफ़र पेशेंट में ही इतना मतलब जो हमको लॉस हो जाता है टाइम का, पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. तो आई डोंट रिकमेंड ऑल दैट. तो ये है डिस्चार्ज क्राइटेरिया. क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो ये सब डिस्चार्ज क्राइटेरिया आज हम डिस्कस नहीं करेंगे. लेट अस जस्ट कीप इट टू इट. आई होप दैट आप लोगों को जो है ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा. और आपका मेरा जो मोटिव था ये देने के लिए वो यही था कि अभी एक्चुअली मैं सर्जन हूँ जैसे मैंने बताया, और मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है और मैं सोचा भी नहीं था कोई वीडियो बनाऊंगा. आई एम नॉट अ गाय हु एक्चुअली इज़ वेरी लेट्स से कि यूट्यूबर गाय नहीं हूँ मैं. बट दिस माई फर्स्ट टेस्ट एंड आई नो इट्स लॉट ऑफ कचरा, सब जगह मैंने कचरा कर दिया. बट आई पुट अ लिंक टू द क्लीन कॉपी. यू कैन गो थ्रू द क्लीन कॉपी. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे डाल दें, मैं मोस्टली आंसर कर दूंगा. और नहीं तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर और कोई डॉक्टर हो जो ये देख रहा हो तो अगर उसको वो आंसर पता हो तो उसके रिप्लाई कर दे. और ऑल द बेस्ट टू यू गाइज. टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस एंड डोंट वरी, वी ऑल विल गेट थ्रू दिस. एंड आप लोग अपने हिम्मत को टूटने मत दीजिए. जो रिकमेंडेशंस हैं हम वो फॉलो करेंगे, और उसके बाद जो होना है वो तो ऊपर वाला ने लिखा हुआ है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं. विल डू आवर बेस्ट. दैट इज़ इट. दैट इज़ द वे. If at all something has to happen and we have to go, we will go by doing our best for our loved ones, for ourselves. Okay, that's all.